18 साल की मर्दान की रेशमा जो हर कुछ महीने बाद बच्चे को जन्म देती है, अब तक 30 बच्चे पैदा कर चुकी है, लेकिन उसका शौहर कौन है, सुनकर आपकी रूह कांप जाए। मेरा नाम अज़ा हयात खान है और मैं शहर की मशहूर न्यूज़ रिपोर्टर हूँ। जब भी मुझे कोई चौंकाने वाली और धमाकाखेज खबर मिल जाए, मैं फौरन इस खबर की तस्दीक की खातिर वहाँ पहुँच जाती हूँ और मुकम्मल तहकीक करती हूँ और फिर खबर नशर करती हूँ। इसलिए मैंने कम अरसे में ही अच्छी खासी शोहरत हासिल कर ली थी। मेरा ताल्लुक लाहौर से था और मैं ज़्यादातर लाहौर की ही खबरें कवर करती थी। ज़्यादा दूर दराज इलाकों में जाने की ज़रूरत इसलिए भी नहीं थी कि हमारा चैनल लाहौर का निजी चैनल था और इस पर सिर्फ लाहौर की ही खबरें चलती थीं। मुझे ऐसी खबरें अच्छी लगती थी जो सनसनीखेज हों और जो मामूल से हटकर हों, इसलिए मैं उनकी खोज में रहती थी। काफ़ी दिनों से मैं नोट कर रही थी कि मेरे साथ कुछ अजीबोगरीब वाक़यात हो रहे हैं। मेरी गाड़ी की ब्रेक्स फेल हुई मिलती तो कभी घर के आगे मेरे नाम अजीबोगरीब से कार्ड रखे मिलते। मैं इस सब को लेकर परेशान तो हुई, मगर मैं जानती थी कि कोई मुझे तंग करने की नीयत से ये सब कर रहा है। अगर मैं इग्नोर कर दूंगी तो जो कोई भी है वो खुद ही पीछे हट जाएगा। एक शाम मैं खबर की कवरेज करके वापस आई तो पता चला कि घर में काफ़ी खामोशी है। इतनी खामोशी तभी होती थी जब घर में कोई भी नहीं होता था। अचानक मुझे ऐसे लगा जैसे कोई घर में कूदा है। मैंने डर कर पीछे देखा। लाउंज की खिड़की के बाहर एक हेवला सा नजर आया। मैंने डर कर चीख मारी और भागकर कमरे में आ गई और खुद को बंद कर लिया। वो जो कोई भी था अब मेरे कमरे के दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। मैंने अपना मुंह पर हाथ रखकर अपनी चीखों का गला घोंटा। काफी दिनों से मैं नोट कर रही थी कि कोई मेरा पीछा कर रहा है, मगर मैंने ज्यादा सीरियस नहीं लिया था। मगर आज तो हद ही हो गई। वो जो कोई भी था न सिर्फ मेरे घर बल्कि कमरे तक आ गया था। मैंने जल्दी से मोबाइल ऑन किया ताकि पुलिस को फोन करूं, मगर मोबाइल की बैटरी भी खत्म थी। मैं घबरा गई कि अब क्या करूं, क्योंकि बाहर जो भी था वो अब मुसलसल दरवाजा तोड़ने की कोशिश में था। अचानक मेरे जहन में ख्याल आया। मैंने फोन को कान से लगाया और जानबूझकर ऊंची आवाज में कहने लगी, हेलो पुलिस, मेरे घर में कोई घुस गया है, जल्दी आए। मेरा प्लान काम कर गया था और जो कोई भी था वो वापस चला गया। मैं बहुत डरी हुई थी, जाने वो कौन था और मेरे पीछे क्यों पड़ा हुआ था। अचानक मुझे ख्याल आया कि मैं आजकल जिस खबर पर काम कर रही हूँ, कहीं उसकी वजह से ये सब तो नहीं हो रहा। औरतों के अगवा और उनके हुकूक के मुतालिक काम करने वाली तंजीमें क्या कर रही थी। मैं इसी पर तहकीक कर रही थी। सुबह में दफ्तर गई तो मेरे शक की तस्दीक हो गई। मुझे इस खबर पर काम करने से रोक दिया गया। मैं समझ गई कि चैनल का मालिक बिक गया था, तभी मुझे मना कर रहा है कि मैं इस पर मजीद काम ना करूं। मैं बहुत डिप्रेशन में चली गई क्योंकि चैनल ने मुझे नौकरी से भी निकाल दिया था। ऐसा नहीं था कि हम लोग बहुत गरीब थे और इसी नौकरी पर मेरे घर का गुजारा हो रहा था, बल्कि मैं एक खाते पीते घर से ताल्लुक रखती थी और मुझे रुपए पैसे की कमी नहीं थी। और वो नौकरी तो मैं अपने शौक के लिए कर रही थी। मुझे दुख बस इस बात का था कि मेरी मेहनत की कदर नहीं हुई। बाबा और मामा ने मुझे बहुत समझाया कि हो जाता है, जिंदगी है, ऐसे वैसे लोग मिलते रहते हैं, इसलिए बहादुर बनो। कुछ दिनों बाद मुझे मामा ने कहा कि तुम कुछ दिनों के लिए नॉर्दर्न एरियाज में घूम फिर आओ, बल्कि ऐसा करो मर्दान चली जाओ। वहां से पिछले हफ्ते एक शादी का पैगाम आया था। तुम्हारे अब्बा के कजन के बेटे की शादी है। हमारा तो इतनी दूर जाने का प्लान कोई नहीं। तुम अपनी बहन या किसी दोस्त के साथ चली जाओ, तुम्हारा मूड फ्रेश हो जाएगा। कोई और मौका होता तो मैं साफ मना कर देती, क्योंकि मेरे पास काम का बहाना होता था। मगर इस बार जाने क्यों मैंने हामी भर ली कि ठीक है, मैं चली जाऊंगी। शादी से एक रोज कबल सारी शॉपिंग कर आई थी। मैंने अपनी एक दोस्त को भी अपने साथ जाने पर रजामंद कर लिया। हमारा इरादा था कि मर्दान में शादी अटेंड करके स्वात और नारायण कागान चले जाएंगे। मेरा इतनी दूर जाने का पहला इत्तेफाक था और मैंने जाते जाते अपने कैमरे भी रख लिए, क्योंकि मेरी आदत थी कि अपने काम से मुंसलिक सामान हमेशा अपने साथ रखती थी। मर्दान में बस स्टॉप से हमें अब्बा का एक रिश्तेदार लेने आ गया था और उसी के साथ हम घर तक चले गए। मैं अपने उन रिश्तेदारों से पहले कभी नहीं मिली थी और ना ही जानती थी, मगर फिर भी उन सब लोगों ने बहुत मेहमान नवाजी की। एक अजीब बात जो मैंने नोट की वो ये थी कि हर किसी की जबान पर किसी रेशमा नामी लड़की का जिक्र था। दूल्हे से पैसे वारे गए तो कहा गया कि रेशमा को दे आओ। शगुन के पैसे निकाले गए तो वो भी रेशमा के हवाले करने का कहा गया। खाना लगा तो ताई की आवाज मेरे कानों में पड़ी। वो अपनी मुलाजमा से कह रही थी, रेशमा का हिस्सा निकाल लिया है तो जाओ पहले उसे देकर आओ। एक ही दिन में इतनी बार उसका जिक्र हुआ कि मैं मुतजस्सिस हो गई और पूछ लिया कि ये रेशमा कौन है।
हर 2 मिनट बाद उसका नाम किसी न किसी के होंठों तक आ जाता था। मेरे पूछने पर ताई ने एक ठंडी आह भरी और कहा, बेटा कुछ न पूछो, बहुत ही बदनसीब है वो बच्ची। इतनी सी उम्र में उसने बहुत सारे दुख देख लिए हैं। 30 बच्चों की कवारी माँ है बेचारी। क्या? ये सुनकर मेरी सांस अटक गई। 18 साल उम्र और 30 बच्चे। मैंने हैरान होकर पूछा, तो इसकी शादी कितने साल की उम्र में कर दी गई थी? मेरी दोस्त ने भी हैरत से हंसते हुए पूछा, क्या उसने पैदा होते ही शादी कर ली थी? ताई कहने लगी, रेशमा का इतने बच्चों को जन्म देना एक मुआवजा ही है, जिसके आगे सारे गांव वाले खामोश हैं और कोई सवाल सोचने की जरूरत नहीं कर सकते। हमें तो उसके शौहर का भी नहीं मालूम। मैंने दिल में सोचा कि आप लोग सवाल सोचने और पूछने की जहमत नहीं कर सकते, मगर मैं तो करूंगी। मैंने कहा, ताई मुझे उस रेशमा से और उसके शौहर से तो मिलवाना, मुझे बड़ा शौक हो गया है उससे मिलने को। इससे पहले ताई कुछ कह दी, मेरी कजन आ गई और कहने लगी, रेशमा से तो मिल लोगी, मगर उसके शौहर से कैसे मिलोगी? वो तो है ही नहीं। मैंने चौंक कर पूछा, क्या मतलब है इस बात का? वो कहने लगी, रेशमा के शौहर का किसी को भी नहीं मालूम, किसी ने उसे नहीं देखा। बस हर कुछ महीने बाद उसके घर 2-3 बच्चे पैदा हो जाते हैं। ये सिलसिला पिछले 3-4 साल से जारी है और आज तक किसी ने उसके शौहर को नहीं देखा। मैं उन गांव वालों के सादा लोही और बेवकूफ़ी पर जी भरकर हैरान थी कि कैसे लोग हैं। एक लड़की जो अभी ठीक तरह से बालिग भी नहीं हुई, बच्चे पैदा करती जा रही है और किसी को उसके बाप के बारे में इल्म भी नहीं। इस कहानी में कुछ तो था जो नजरों से ओझल था। मुझे इस सारी कहानी में दिलचस्पी पैदा होने लगी। मेरे अंदर की रिपोर्टर शक में पड़ गई कि इस सारे मामले की तह तक मुझे जाना चाहिए। सुबह हुई तो मैं और मेरी दोस्त शहाना रेशमा की तलाश में निकल खड़े हुए। हमने सुना था कि वो गांव के आखिरी कोने पर पहाड़ी के पास रहती है, इसलिए हम किसी को भी बताए बगैर घर से निकल आए। पहाड़ी पर हमें एक लड़की मिली जो बहुत कम उम्र और प्यारी सी थी। वो बकरियां चरा रही थी। मैंने उससे पूछा कि यहाँ रेशमा का घर कौन सा है। मेरा सवाल सुनकर वो अजीब नजरों से मुझे देखने लगी और कहा, मैं ही रेशमा हूँ, मगर आप दोनों कौन हैं? मुझसे क्यों मिलना चाहती हैं? मैं उसे देखकर दंग रह गई और हैरानी से पूछा, तुम हो रेशमा? वो इतनी प्यारी सी छोटी सी लड़की थी कि उसको देखकर किसी को भी उस पर प्यार आ सकता था। मेरी दोस्त का भी हैरानी के मारे मुंह खुला का खुला रह गया। हम दोनों को ही यकीन नहीं आ रहा था कि वो रेशमा है, 30 बच्चों की माँ। मैंने तस्दीक करने की खातिर एक बार फिर पूछ लिया, तुम वाकई वही रेशमा हो जो अब तक 30 बच्चे जन्म दे चुकी है? मेरे इस सवाल पर उसके चेहरे की रंगत बदल गई। वो घबरा गई और अपनी बकरियां लेकर जल्दी से वापस चली गई। मैंने अपनी दोस्त की तरफ देखकर हैरानी से पूछा, इसे क्या हुआ? ये क्यों भाग गई? वो कहने लगी, शायद ये अपने बारे में बात नहीं करना चाह रही, इसलिए भाग गई। मैं और मेरी दोस्त उसके पीछे पीछे चले गए, क्योंकि मैं हर सूरत उससे बात करना चाहती थी और सच जानना चाहती थी। रेशमा ने अपने घर का दरवाज़ा बंद कर दिया था और हमारे बार बार दस्तक देने के बावजूद दरवाज़ा नहीं खोला। मैं और मेरी दोस्त मायूस होकर वापस पलट आए। जिस तरह रेशमा घबरा कर भागी थी और अब दरवाज़ा बंद करके बैठ गई थी, मेरे शक को तक़वियत मिल रही थी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है। मेरी कज़न ने जब सुना कि मैं रेशमा से पूछगछ करने के लिए उसके घर गई थी तो वो बहुत डर गई और कहने लगी, आपको किसने कहा था कि उससे तफ्तीश करने पहुंच जाओ? आपने अच्छा नहीं किया। मैंने कहा, भाई इसमें क्या बुरा है? मैं तो बस उसके और उसके शौहर के बारे में जानने की कोशिश कर रही थी। मेरी कज़न खौफज़दा हो गई, कहने लगी, आपको नहीं पता, जो भी रेशमा के बारे में मालूम करने की कोशिश करता है उस पर खुदा का अजाब नाजिल होता है, उस पर आफत आ जाती है। जो भी उसके शौहर के बारे में उससे पूछताछ करता है उसके साथ अच्छा नहीं होता। जब वो पहली बार हामला हुई थी तो उसके हमसायों ने उस पर कीचड़ उछाला था कि वो बिन बाप बच्चों की माँ बन रही है। वो रोते हुए गांव से बाहर चली गई। रात को बिजली चमकी और उसके हमसायों का घर जल गया। इसके बाद किसी की हिम्मत नहीं हुई उससे पूछने की, मगर पिछले कुछ सालों से ऐसा ही हुआ। मोहल्ले की एक आंटी ने उसके शौहर के बारे में पूछा कि हमें भी तो अपने शौहर से मिलवाओ, तो रेशमा उस वक्त तो चुप हो गई, मगर बाद में पता चला कि उस औरत की गिरने की वजह से टांग टूट गई। इसके बाद सबको यकीन हो गया कि जो भी रेशमा से बदतमीजी करता है या उसके शौहर के बारे में उससे सवाल करता है, उसके साथ कुछ ना कुछ बुरा जरूर होता है। इसलिए आप भी कोशिश न करना, वरना आपके साथ भी कुछ ना कुछ बुरा जरूर हो जाएगा। मेरी कजन ने तो अपने तई मुझे खबरदार करके चली गई, मगर मैं उलझ गई कि ये क्या सीन है भाई, क्या वाकई ये सच है या सिर्फ मनगढ़ंत कहानी। मैं बुरी तरह उलझ गई कि कजन क्या कह गई है। आज बारात थी और पूरा गांव बारात के साथ जाने के लिए तैयार था। मैं भी कजन और ताई के सामने बस में बैठ गई, मगर 2 मिनट बाद ही अपनी दोस्त को उठने का इशारा किया। बस के चलने से पहले ही हम दोनों उतर गए। मेरी दोस्त हैरानी से पूछने लगी, बस से क्यों उतर गई हो? बारात के साथ नहीं जाना क्या? मैंने कहा, नहीं, बल्कि हम रेशमा के घर जा रहे हैं। मुझे इस मामले में बहुत दिलचस्पी हो रही है।
कोई बहुत बड़ी कहानी है इसके पीछे जो मुझे मालूम करनी है। हम दोनों फिर से रेशमा के घर की तरफ चले गए। वो हमें रास्ते में ही मिल गई। मैंने उसके पास जाकर कहा, सुनो, हम तुम्हारा इंटरव्यू करना चाहते हैं, तुम अपने शौहर को भी बुला लो ना। वो कहने लगी, मेरे शौहर के बारे में कुछ मत पूछें जी, आप लोग मेहमान हैं, मैं नहीं चाहती कि आप लोगों के साथ कुछ बुरा हो जाए। आप जिससे मर्जी पूछ लें, गांव में जिस किसी ने भी मेरे शौहर के बारे में पूछने की कोशिश की है उसके साथ बहुत बुरा हुआ है। आप मेरे शौहर के बारे में मत पूछें। मैं कुछ लम्हे चुप करके रह गई, फिर हिम्मत करके पूछा, अच्छा ये बताओ कि मैंने सुना है कि तुम हर 6 माह बाद बच्चे जन्म देती हो, क्या वाकई ऐसा ही है कि तुम्हारे 30 बच्चे हैं? मेरा सवाल सुनकर वो बुरी तरह घबरा गई और कहने लगी, हाँ ये सच है, मगर इससे ज्यादा कुछ और नहीं बताऊंगी। ये कहकर वो भाग गई। हम दोनों उसे देखते रह गए और वो नजरों से ओझल हो गई। मेरी दोस्त कहने लगी, इसकी सेहत और उम्र देखकर तो नहीं लगता कि ये 30 तो क्या 3 बच्चों को भी जन्म दे सके। हम वापस घर आ गए। अगले दिन हम उठे और एक मुसीबत हमारी मुंतजिर थी। हमारा सामान टूटा और बिखरा हुआ था। यूं लग रहा था जैसे किसी ने पत्थर मार मार कर हमारा सामान जानबूझकर तोड़ा हो। सिर्फ यही नहीं बल्कि वलीमे पर पहनने वाले जोड़े भी फटे हुए थे। मेरी कजन ने कहा, बाजी ये सब क्या है? ऐसी मुसीबतें किसी पर तभी आती हैं जब वो रेशमा की बद्दुआ के साए में आ जाएं। आपने कुछ बुरा किया है क्या रेशमा के साथ? मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। मैंने सबके सामने ऊंची आवाज में कहा, मैं रेशमा से माफी मांग लूंगी, मुझे उससे सवाल जवाब नहीं करने चाहिए थे। अगले दिन शाम को मैं और मेरी दोस्त रेशमा के घर चले गए। उसके घर का दरवाजा खुला था और हम दोनों दस्तक दिए बगैर अंदर चले गए। मैं जो सोच रही थी, अंदर दाखिल होते ही बच्चों की लाइनें लगी होंगी, हर तरफ शोर मचा होगा, तो ऐसा कुछ नहीं था। चारों तरफ खामोशी छाई हुई थी। मेरी दोस्त ने सरगोशी करते हुए पूछा, इसके बच्चे कहाँ हैं? हमने तो सुना था कि इसके 30 बच्चे हैं, यहाँ तो एक भी नजर नहीं आ रहा। मैंने कहा, पता नहीं कहाँ हैं इसके बच्चे, चलो इसी से पूछ लेते हैं। हमने उस बड़े से घर में चारों तरफ देख लिया, मगर वो कहीं नजर न आई। बाहर निकले तो वो पहाड़ पर बैठी नजर आई। हम दोनों उसके पास जाकर खामोशी से बैठ गए। मैंने कहा, सुनो, उठकर मत जाना, मैं तुमसे कुछ पूछने नहीं आई। तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हारी मर्जी, 30 बच्चे पैदा करो या 40। मैं तो बस तुम्हें वैसे ही देखना चाहती थी कि तुम कौन हो, और मुझे तुम बहुत प्यारी लगी हो। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? वो हैरानी से मुझे देखने लगी जैसे उसे मेरी बात पर यकीन न आ रहा हो। कहने लगी, सच में आप मुझसे दोस्ती करोगी? मैंने कहा, हाँ, मैं आज से तुम्हारी पक्की दोस्त हूँ। तुम ये ना समझना कि मैं तुमसे कुछ पूछना चाह रही हूँ या तुम्हारी जिंदगी के बारे में जानना चाह रही हूँ। बस तुम मुझे अच्छी और मासूम सी लगी हो, इसलिए दोस्त बनाया है तुम्हें। मैं उससे थोड़ी सी बातें और करके वापस आ गई। मेरी दोस्त हैरानी से पूछने लगी, अज़ा ये सब क्या है? तुमने उससे ये सब बातें क्यों की? मैंने कहा, पागल, अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी कर लेनी चाहिए। तुमने देखा ना, पहले हमने उसे खुले आम उसके शौहर के बारे में सवाल किया था, तो हमारे साथ भी बुरे बुरे वाकयात होने लगे, जैसे हमें उसकी बात पर यकीन दिलाया जा रहा हो कि अगर हमने रेशमा से कोई भी सवाल किया तो हमारे साथ भी वैसा ही बुरा होगा जैसा गांव वालों के साथ हुआ। तो बस अब हमें अपना तरीका बदलना होगा। इससे दोस्ती करके इसका एतबार जीतेंगे और फिर सारी सच्चाई एक दिन वो खुद ही बताएगी। मेरी दोस्त मेरी तारीफ करते हुए कहने लगी, वाह क्या कमाल प्लान बनाया है तुमने। मैं अगर चाहती तो ये सब ना करती। शादी खत्म हो चुकी थी, मुझे वापस चले जाना चाहिए था, मगर जाने क्यों मेरा दिल चाह रहा था कि रेशमा का राज जानकर ही अपने घर जाऊं। हो सकता है कि हकीकत वो ना हो जो दिखाई दे रही हो। मैंने रेशमा से मिलजुल बढ़ाना शुरू कर दिया। मेरी दोस्त इतने दिन वहां नहीं रह सकती थी, इसलिए वापस चली गई। मैं अब अकेली वहां सिर्फ इसलिए रह गई कि एक सनसनीखेज कहानी के राज तक पहुंच सकूं। रेशमा एक अच्छी लड़की थी, वो मुझसे घंटों बात करती रहती थी, मगर अपने बच्चों और शौहर के हवाले से उसने एक लफ्ज भी कभी मुझसे नहीं निकाला था। एक दिन मैं उसके घर गई, काफी देर तक दस्तक दी तो फिर कहीं जाकर वो बाहर आई। मैं अंदर जाने लगी तो उसने मुझे रोक लिया और कहने लगी, अभी अंदर मत आओ, मेरे मेहमान आए हुए हैं, बाद में आ जाना। मैंने हैरानी से उसे देखा, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ था। मैं वापस आ गई और सोचने लगी कि ऐसे कौन से उसके खास मेहमान आ गए जो वो मुझसे छुपा रही थी। सोचते सोचते एकदम मैं चौंक गई, कहीं उसका शौहर तो नहीं आ गया। यही बात होगी 100%, वरना वो अपने मेहमानों से जरूर मिलाती मुझे। ये सोचना था कि मैं फौरन उठी और उसके घर की तरफ दोबारा चली गई। मैं जानती थी कि दरवाजा तो खुलेगा नहीं, इसलिए खिड़की की तरफ कान लगाकर सुनने लगी। अंदर से बोलने की आवाजें तो आ रही थी, मगर कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बात हो रही है। मैं काफी देर तक इंतजार करती रही कि कोई तो अंदर से बाहर निकलेगा तो मैं देखूंगी तो सही कि कौन है, मगर खड़े खड़े मेरी टांगे शल हो गई तो मैं थक हार कर वापस आ गई। मेरी कजन को जब पता चला तो कहने लगी, बाजी जरूर उसका शौहर ही होगा, अब देखना कुछ अरसे बाद पता चलेगा कि रेशमा ने फिर से बच्चे को जन्म दे दिया।
میں بھی سمجھ گئی تھی کہ ایسا ہی کچھ ہوگا، کیونکہ گاؤں والوں کے مطابق ہر 6 مہینے بعد وہ بچہ پیدا کر لیتی ہے۔ 3-4 دن وہ گھر سے باہر ہی نہیں نکلی۔ ایک ہفتے بعد کہیں جا کر میں نے اس کی شکل دیکھی تو پہچان ہی نہ پائی، وہ بہت کمزور ہو گئی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا، ریشما یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اتنی کمزور کیوں ہو گئی ہو؟ کیا تمہارے شوہر نے تمہیں مارا ہے؟ میرے پوچھنے پر اس نے گھبرا کر میرے منہ پر ہاتھ رکھ لیا اور کہنے لگی، میں نے تمہیں کتنی بار کہا ہے میرے شوہر کا ذکر مت کیا کرو، کسی نے سن لیا تو تمہارے ساتھ بہت برا ہوگا۔ میں نے کہا، میری چھوڑو، مجھے اپنے شوہر سے ملواؤ، میں اس کا دماغ درست کروں گی کہ کیوں تمہارے ساتھ ایسا کیا۔ وہ کوئی جواب دینے کے بجائے وہاں سے بھاگ گئی۔ میں نے سوچ لیا کہ اب بس کچھ تو سوچنا پڑے گا اور کرنا پڑے گا، ورنہ یہ راز راز ہی رہ جائے گا۔ مجھے یہاں آئے 2 مہینے ہو چکے تھے اور ریشما سے میری بہت اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ اب مجھے اس کے راز جاننے سے زیادہ اس کی مدد کرنے میں دلچسپی ہو گئی تھی۔ میں نے اگلے دن پلان بنایا کہ اب مجھے اس کی جاسوسی کرنی ہوگی اور اس کے شوہر کو ہر حال میں دیکھنا ہوگا تاکہ سچ اور جھوٹ کا فیصلہ کر سکوں۔ شام کو ہی ابا کا فون آ گیا، وہ مجھے واپس آنے کو کہہ رہے تھے کیونکہ امی کی طبیعت بہت خراب تھی۔ میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر جلدی سے لاہور چلی گئی۔ امی کو دل کا مسئلہ ہو گیا تھا اور وہ ہسپتال میں داخل تھیں۔ پریشانی میں میرے ذہن سے ہی نکل گیا کہ مجھے ریشما کا حال چال بھی پوچھنا چاہیے۔ امی کی تیمارداری میں کافی دن لگ گئے۔ جتنے دن وہ بستر پر رہی مجھے تو کسی بات کا ہوش ہی نہیں رہا۔ امی ٹھیک ہو کر گھر آ گئیں تو پھر کہیں جا کر میرے حواس بحال ہوئے۔ موبائل پکڑا تو اپنی مردان والی کزن کی مسڈ کال دیکھ کر مجھے یاد آیا کہ اسے تو میں نے آتے ہوئے ریشما کی خبر گیری کرنے کا کہا تھا۔ جانے کیا بات تھی جو اس نے اتنے فون کیے مجھے، مگر اماں کی حالت کے پیش نظر موبائل اٹھانا یاد ہی نہیں رہا تھا۔ اب جو دیکھا تو یاد آیا۔ میں نے فوراً فون کیا اور پوچھا، سب خیریت تو ہے نا؟ وہ کہنے لگی، سب خیریت ہے، بس وہ ریشما 3-4 بار آئی تھی، کہتی تھی کہ مجھے میری دوست یاد آ رہی ہے، اس نے شاید آپ سے بہت ضروری بات کرنی تھی۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، اس کا خیال رکھنا، میں 3-4 روز تک آ جاؤں گی۔ امی کی طبیعت ٹھیک ہوئی تو میں نے پھر سے مردان کے لیے رخت سفر باندھ لیا۔ ابا نے روکنا چاہا تو میں نے کہا، زیادہ دن نہیں رکوں گی، بس تھوڑے سے دنوں میں ہی واپس آ جاؤں گی۔ میں دوبارہ مردان آ گئی۔ میں سیدھا ریشما کے پاس گئی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ میرے گلے لگ گئی اور کہنے لگی، مجھے بچا لو ازا، صرف تم ہی مجھے بچا سکتی ہو۔ تمہارے آنے سے میں نے مایوس ہو کر اپنی قسمت پر سمجھوتا کر لیا تھا، مگر اب مجھے لگتا ہے کہ اس قید سے رہائی پانے کا وقت آ گیا ہے۔ تم میری مدد کرو گی نا؟ میں جان گئی کہ شاید اب وہ مجھے ساری کہانی سنائے گی، وہی کہانی جو پورے گاؤں والوں کے لیے معمہ بنی ہوئی تھی۔ مجھے کہنے لگی، تم جاننا چاہتی ہو نا کہ میں کون ہوں؟ 18 سال کی عمر میں 30 بچوں کو کیسے جنم دے دیا اور میرا شوہر کون ہے؟ تو میں آج تمہیں ساری حقیقت بتاتی ہوں۔ ریشما نے اپنی کہانی سنانی شروع کی۔ حسن کا اگر کوئی دوسرا نام ہوتا تو وہ میری ماں کا نام ہوتا۔ وہ تھی ہی اتنی حسین کہ اس پر نظر ٹھہرتی ہی نہ تھی۔ حسن کا خاتمہ جیسے میری ماں پر ہو گیا تھا۔ سرخ و سفید رنگت، لال ٹماٹر جیسے گال، پنکھڑیوں جیسے ہونٹ اور غزالی آنکھیں جن پر لمبی پلکیں سایہ فگن ہوتی تھیں۔ جب اس کی نظریں جھک کر اٹھتیں تو گویا قیامت کر دیتیں۔ اماں کی ایک ہی اکلوتی اولاد تھی اور وہ میں تھی۔ میں نے پیدا ہوتے ہی اپنے ارد گرد صرف اپنی ماں کو دیکھا تھا۔ باپ کا سایہ کسے کہتے ہیں، میں اس لطف سے محروم تھی۔ مجھے اماں نے بچپن میں ہی بتا دیا تھا کہ میرا باپ میرے پیدا ہونے سے پہلے ہی چل بسا تھا۔ مجھے بچپن میں ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ میری ماں مجھ سے پیار نہیں کرتی۔ ہم جس گھر میں رہتے تھے وہاں بہت سارے کمرے تھے اور میری ماں مجھے وہاں رہنے والے سبھی لوگوں سے چھپاتی تھی، حالانکہ وہ اماں کے ہی تو رشتے دار تھے، اس کے ماں باپ اور بہن بھائی۔ مگر اماں کہتی تھی کہ وہ سب تجھے پسند نہیں کرتے، ان کے سامنے مت جایا کر۔ میں 10 سال کی تھی جب ہم اس گھر سے نکل آئے اور کسی اور محلے میں آ گئے۔ یہاں اماں نے مجھے اسکول داخل کروا دیا اور خود بیوٹی پارلر کھول دیا، مگر در پردہ تو اماں کوئی اور کام کر لیتی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میری ماں کیسا گھنونا کھیل کھیل رہی ہے۔ میں 12 سال کی تھی جب مجھے پتا چلا کہ میری ماں ایک طوائف ہے۔ اس وقت اس لفظ کی مجھے سمجھ نہیں تھی کہ طوائف کیا ہوتی ہے، مگر عجیب و غریب لوگوں کو اپنے گھر میں دیکھ کر مجھے اچھا نہیں لگتا تھا۔ محلے والوں کو اماں کی اصلیت کا علم ہوا تو انہوں نے ہمیں وہاں سے نکال دیا۔ پھر اماں مجھے یہاں لے کر مردان چلی آئی۔ اس نے سب کو یہی بتایا تھا کہ وہ میری ساس ہے اور میری شادی ہو چکی ہے۔ اس وقت میری عمر 14 برس تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اماں نے ایسا جھوٹ کیوں بولا۔ اماں مجھے یہاں اکیلا چھوڑ کر کبھی کہیں نکل جاتی تو کبھی کہیں۔ میں کچھ پوچھتی تو مجھے جھڑک دیتی۔ اکثر وہ اپنے دوستوں کو رات کے اندھیرے میں گھر بلاتی اور مجھے گھر سے باہر نکال دیتی۔ میں اس ساری صورتحال سے بہت تنگ آ چکی تھی، اس لیے اماں سے کہا کہ میں گاؤں والوں کو تمہاری اصلیت بتا دوں گی کہ تم ایک طوائف ہو۔ اماں کہنے لگی، تو تھوڑی بڑی ہو جائے گی تو تجھے بھی اسی کام میں آنا پڑے گا، اسی لیے سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی آنکھیں بند رکھ۔ اسی دوران اماں حاملہ ہو گئی، مگر وہ اپنی بے عزتی نہیں کروا سکتی تھی، اس لیے اس نے گاؤں میں مشہور کر دیا کہ میں حاملہ ہو گئی ہوں۔ اماں نے بچہ پیدا کیا اور سب کو یہی لگا
کہ میرا بچہ ہوا ہے۔ اماں نے ملنے آنے والی عورتوں سے کہا، میری بہو کے گھر تو 6 بچے پیدا ہوئے تھے مگر سب مر گئے، صرف یہی زندہ بچا ہے۔ آن کی آن میں یہ خبر پھیل گئی کہ میں نے اکٹھے 6 بچوں کو جنم دیا ہے۔ اماں نے یہ افواہ اس لیے پھیلائی تھی کہ گاؤں میں کوئی بھی میرا رشتہ لینے اور مجھے پسند کرنے کے بارے میں نہ سوچے۔ میں گاؤں کے ایک لڑکے کو بہت پسند کرتی تھی۔ جب یہ بات اماں کو پتہ چلی تو اس نے پھر افواہ اڑا دی کہ میری بہو نے 7 بچوں کو جنم دیا ہے۔ وہ چاہتی تھی کہ میں بدنام ہو جاؤں، اس لیے ہر 6 مہینے بعد افواہ اڑا دیتی۔ ان 4 سالوں میں اس نے اپنے 4 بچے میرے کھاتے میں ڈالے۔ جو بھی میرے شوہر کے بارے میں پوچھنے کی کوشش کرتا ہے، اماں اور اس کے ساتھی اس کے ساتھ کچھ برا کر دیتے ہیں تاکہ سب کو لگے میں خاص لڑکی ہوں اور مجھ سے کوئی سوال جواب کرنا انہیں مہنگا پڑ سکتا ہے۔ اماں پچھلے 3 ماہ سے کہیں گئی ہوئی ہے اور اس بار وہ جیسے ہی واپس آئے گی مجھے ساتھ لے جائے گی۔ میں تمہیں یہ سب بتانا تو نہیں چاہتی تھی مگر اب میں اس زندگی سے تنگ آ گئی ہوں۔ تمہیں یاد ہے اس دن تم آئی تھی اور میں نے دروازہ نہیں کھولا تھا؟ میری ماں اپنے ایک دوست کے ساتھ یہاں آئی ہوئی تھی۔ میں نے اسے روکا تو اس نے مجھے بہت مارا اور جاتے جاتے کہہ گئی کہ اب جب وہ واپس آئے گی تو مجھے ساتھ لے کر جائے گی۔ ریشما نے میرے ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگی، میں نے سنا ہے تم شہر میں عورتوں کے حقوق پر بہت کام کرتی ہو، پلیز مجھے اس سب سے باہر نکال دو، میری ماں سے میرا پیچھا چھڑوا دو ورنہ وہ مجھے اپنے جیسا بنا دے گی۔ میں اب گھٹ گھٹ کر اور جینا نہیں چاہتی۔ ریشما کی ساری کہانی سن کر میں نے اسے تسلی دی اور کہا، تم فکر نہیں کرو، میں سب ٹھیک کر دوں گی۔ میں نے ریشما کی ساری کہانی ریکارڈ کی اور ایک چینل کو بھیج دی۔ جلد ہی سب کو ریشما کی معصومیت اور اس کی ماں کی چالاکی کا علم ہو گیا۔ گاؤں میں سب کو پتہ لگ گیا کہ اس کا کوئی شوہر اور بچے نہیں تھے۔ وہ جس لڑکے کو پسند کرتی تھی میں نے اس کی شادی اس سے کروا دی۔ ریشما کی شادی کے بعد میں اپنے شہر واپس آئی تو بڑے بڑے نیوز چینلز کی طرف سے مجھے نوکری کی آفرز آئی ہوئی تھی۔ میں نے کسی کے ساتھ اچھا کیا تھا تو اب میرے ساتھ غلط کیسے ہو سکتا تھا؟